बात चाहे पोस्ट कोविड एरा की हो या हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में और हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। हम कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे और इस पूरे बातचीत के लिए हमारे साथ बीएलके के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राम मेहरोत्रा मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि तस्वीरों के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है और किस तरीके से। देखिए, आप ये इमेजेस देखिए, ये सीटी की इमेजेस हैं। हार्ट एक मसल का ऑर्गन है और इसमें चैम्बर्स होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, दो राइट साइड में दो लेफ्ट साइड में। राइट साइड के चैम्बर्स का क्या काम है? खराब खून को पूरी बॉडी में से इकट्ठा करके लंग में पंप करना। लंग में वो ऑक्सीजनेट होते हैं, फिर वो लेफ्ट अपर चैम्बर में आता है, फिर लेफ्ट लोअर चैम्बर में जो मेन हार्ट है, जो मेन पंप है, उससे ये एओर्टा में भेजा जाता है, जो मेन नस है। इसी से ये सब अंगों को जाता है, फिर गंदा होके फिर वापस आता है। आप ये समझिए, हम लोग सब लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम पैदा नहीं हुए तब से हार्ट, जब से हम अपनी माँ के पेट में हैं तब से हार्ट चलना शुरू कर देता है। हमारे उस अंग को बनाने में, बॉडी को बनाने में तब से सहायता कर रहा है और आखिरी सांस तक चलेगा। कभी हम जब सोते हैं तभी भी चलता रहता है, विदाउट फेल ये काम करता है। इतना अच्छा ऑर्गन, इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ऑर्केस्ट्रा मास्टर, सबको ये खून की सप्लाई करता है। और हम सब इमेजिन करें, हार्ट के अंदर तो खून होता है, तो इसको खून की कमी कैसे होती है? लेकिन ट्रिक क्या है कि अपने आप को भी इसी एओर्टा की ब्रांचेस से सप्लाई कराता है। इसके अंदर जो खून है, इसमें जो नहा रहा है, उससे इसका फायदा नहीं हो रहा, इन्हीं नसों के द्वारा अपने को सप्लाई देता है। इन नसों में, जैसे बाकी शरीर की नसों में भी डिपॉजिट्स होते हैं जिसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज कहते हैं। वो डिपॉजिट्स होके अगर इस नसों की ल्यूमन को वो 70% से ज़्यादा ब्लॉक करना शुरू कर दे ओवर टाइम, क्रॉनिक ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, तो जब ये एक्टिविटी करेगा तो एक एक्टिविटी के बाद इसकी खून सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसको मसल पूरी तरह काम नहीं कर पाएगी, हार्ट की पावर कम होती जाएगी, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, और हम एलवी डिस्फंक्शन कहना शुरू कर देते हैं कि हार्ट कमज़ोर होता जा रहा है। कुछ कुछ लोगों में ये स्टेबल एंजाइना के जैसे प्रेजेंट करता है। आपने सुना होगा, अभी मैं चलता था, अभी जीना चढ़ता हूँ तो रुकना पड़ता है, रुकने से आराम हो जाता है, तेज नहीं चल पाता, धीरे धीरे चल पाता हूँ, बाकी सब काम कर लेता हूँ। तो इसका मतलब वो क्रॉनिक ब्लॉकेजेस हैं और एक लिमिटेशन उसने कर दी कि इससे ज़्यादा आप नहीं चल सकते। आप चलते हो, आपको पेन या कुछ अजीब सा घबराहट होती है, आपको रुकना पड़ता है। कहीं कहीं क्या होता है, अब जैसे शुरुआत में यंग लोगों में जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? जिनकी फैमिली डिसीज़ की हिस्ट्री है, पापा या मम्मी को था, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनकी लाइफस्टाइल अजीब तरह की खाना पीना टाइम से नहीं, इधर उधर का तला हुआ, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें, ओवर स्मोकिंग है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, अल्कोहल है, कुछ चीज़ों की वजह से इन्फ्लामेशन है, कुछ बीमारियां हैं, कभी कभी कुछ कंजेनाइटल बीमारियां भी हैं जो इसको प्रोन करती हैं। तो अगर वो प्लाक बन रहा है जो 20-30% ही ब्लॉक कर रहा है, आपको मैं अपने हॉस्पिटल में बुला के एक्सरसाइज टेस्ट वगैरह सब कर लूँगा, आप पास कर लोगे उसको। आप कहोगे मैं तो हेल्दी हूँ, मैं भी कहूँगा आप हेल्दी हो, लेकिन उसमें ये पॉसिबिलिटी ज़रूर फिर भी है कि कोई कैटास्ट्रॉफी लेके सीधे इमरजेंसी में वो बंदा आ रहा है। हम लोग कई बार देखते हैं, हफ्ता भर पहले टीएमटी टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट करा के गए और हफ्ते भर के बाद हार्ट अटैक लेके आ गए। उन लोगों से कैसे बचे? तो ये सॉफ्ट प्लाक्स हैं। सॉफ्ट प्लाक 20-30% ही ब्लॉकेजेस करते हैं और कोई हम एक्सरसाइज से लिमिटेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए पकड़ नहीं पाते। वो कभी प्लाक रप्चर हो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, एड्रेनर्जिक ड्राइव ज़्यादा होके, तो वो एकदम यहाँ क्लॉट बनता है, पूरी बंद हो जाती है, कोई सपोर्ट सिस्टम भी दूसरी नाड़ी से उसको नहीं है, ये हार्ट मसल खतरनाक तरीके से डेड हो जाती है, तो हार्ट अटैक होता है। अगर ये पूरा हार्ट अटैक ऐसा हो जाए कि हार्ट की गति उल्टी सीधी हो जाए, तो हार्ट अरेस्ट जो आप कह रहे हो, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसमें आदमी की वहीं मौके पे डेथ हो जाती है, बहुत बचा नहीं सकते, सीपीआर करना पड़ता है, तब किसी तरह अस्पताल अगर ला पाए, लकी है पेशेंट, तो बच जाता है। इन लोगों को पकड़ने के लिए आजकल कैल्शियम स्कोरिंग या सीटी एंजियोग्राफी हाई रिस्क पॉपुलेशन में
हम लोग एडवोकेट करते हैं जिसमें सॉफ्ट प्लाक पकड़ा जा सकता है और ये कैटास्ट्रॉफी से कई हद तक कई लोगों को बचाया जा सकता है। अमूमन ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे लोग जो ज़्यादा जिम करते हैं, ज़्यादा ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, उन लोगों में भी देखा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ये क्या है, मतलब क्या एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड? मुझे लगता है ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एक्सेस किसी भी तरीके का अच्छा नहीं है। आपको हर चीज़ मॉडरेशन में देखनी चाहिए अगर हम उसका बेनिफिट चाहते हैं तो। अगर हम सिर्फ कहें कि हम एक्सरसाइज ही करते चले जा रहे हैं पूरे वक्त, तो एक लिमिट के ज़्यादा वो भी एडर्नर्जिक ड्राइव को बढ़ाता है। अगर हम एक मॉडरेशन में कर रहे हैं तो वो हार्मोन्स जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं उनको बढ़ाता है। उससे आपकी वेलबींग, स्टेट ऑफ वेलबींग, जो स्ट्रेसफुल हार्मोन्स है उनके इफ़ेक्ट को कम करने में सहायता मिलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा करने से आप हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और जो उसके साथ आपको स्ट्रेन, जो उसके साथ आपको बहुत एड्रेनर्जिक ड्राइव के साइड इफ़ेक्ट्स है वो मिलते हैं, जिसमें प्लाक रप्चर भी है, जिसमें हार्ट अटैक भी है, जिसमें हार्ट अरेस्ट भी है। एज फैक्टर की बात करें तो किस एज फैक्टर के लोगों में ज़्यादा इस तरह से हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है? आजकल तो मैं कहूँगा, देखो, एक तो हम इंडियंस भी एथनिकली ज़्यादा प्रोन है हार्ट डिसीज़ के। हम डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोन हैं। हम लोगों की नाड़ियाँ भी पतली हैं बाकी लोगों से देखा जाए एज ए पॉपुलेशन। सो वी आर मोर प्रोन फॉर हार्ट ब्लॉकेजेस रिजल्टिंग इन हार्ट डिसीज़ कॉजिंग एंजाइना और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। और हम अपनी पॉपुलेशन में वेस्टर्न पॉपुलेशन से जल्दी ही ग्रसित हो रहे हैं। अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में एवरेज एज 55 से ऊपर है तो हमारे यहाँ वो 45 के आसपास है। बहुत से यंग एज के लोग 20-25 साल के, इवन फीमेल्स भी आजकल हार्ट की प्रॉब्लम लेके, हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल स्मोकिंग का इंसिडेंस भी सब में बढ़ रहा है। जो टोबैको है वो भी बढ़ रहा है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जो पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जो स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं तो अभी पिछले 2-3 सालों में सबके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है। तो ओवरऑल हम लोग जेनेटिकली, एथनिकली प्रीडिस्पोज होने के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, वो सब होने से भी बहुत ज़्यादा बचाव क्या है इसके? बचाव सबसे पहले तो मैं कहूँगा अवेयरनेस, जो हमारे यहाँ बढ़ रही है। अवेयरनेस बढ़ने से क्या है, हमें पता चलता है कि हमारा रिस्क फैक्टर क्या है। क्या हमारे फादर मदर को हार्ट डिसीज़ थी तो मैं हाई रिस्क ग्रुप में हूँ? क्या मुझे डायबिटीज़ है, क्या मुझे हाइपरटेंशन है, तो मुझे उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए। क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? खाने को अपने ठीक कर सकते हैं, हम तली हुई चीज़ों का बचाव कर सकते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले सकते हैं। तीसरा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बच सकते हैं। हमें मॉडरेशन में एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। कितनी करनी चाहिए? 30 मिनट 5 दिन हफ्ते में ब्रिस्क वॉकिंग आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो वो करें। जिम भी जा सकते हैं तो जिम ज़रूर जाएं, लेकिन अगर आप कभी गए नहीं, कोई नई शुरुआत कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए हम सबको उस चीज़ के लिए, लेकिन ये ज़रूर हमें बताना चाहिए कि आप जाते ही उसमें एकदम अपने सिर पे बोझ नहीं रखना, ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है। कई बार ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या ट्रेडमिल पे चलने से या फिर कह सकते हैं कि वर्जिश सही तरीके से नहीं करने से आदमी को हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है, किस लिए आता है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहित हैं, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं जीबी पंत से। सर, एक बात बताएं कि क्या बड़ी वजह होती है कार्डियक अरेस्ट? देखिए, कार्डियक अरेस्ट जब भी किसी मरीज़ को आएगा उसके 3 या 4 कारण होते हैं। तो हार्ट को आप देखेंगे या हार्ट को देखेंगे तो हार्ट की जो एक होती है ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है। जब भी इस वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आएगी तो पेशेंट को अरेस्ट आ सकता है, अगर मेन आर्टरी में सीवियर ब्लॉकेज है। नंबर 1। सेकंड कब आता है? सेकंड आएगा हार्ट की मसल की वजह से। हार्ट की मसल जो होती है वो पंप करती है। अब इस हार्ट की मसल के अंदर अगर थिकनिंग है, यानी ये ऑलरेडी कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट मायो मसल और पैथी यानी उसकी बीमारी, ये हार्ट मसल ठीक है, कोई भी व्यक्ति सडनली एक्सरसाइज करेगा वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हाइपरट्रॉफी है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी और सडनली अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। और तीसरा, इसकी धड़कन की वजह से। देखिए, हार्ट का जो बीटिंग है वो किस वजह से होती है? वो धड़कन की वजह से होती है। धड़कन इलेक्ट्रिकल करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, यदि वो धड़कन इम्प्रॉपर है,
या इम्प्रॉपर तरीके से बीट कर रही है, सिंक्रोनाइज नहीं है, तो वो अगेन अरेस्ट कर सकती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और फिब्रिलेशन कहते हैं। तो 3 प्रकार की मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। क्या कुछ सप्लीमेंट वगैरह लेने से भी लोगों को परेशानी होती है, खास करके जो जिम वगैरह करते हैं वर्सेस उन लोगों को खास तरह से सप्लीमेंट के लिए इंसिस्ट किया जाता है ट्रेनिंग में लेने के लिए? देखिए, सप्लीमेंट किसी भी प्रकार के, अगर आप अनसुपरवाइज ले रहे हैं, अनगार्डेड ले रहे हैं, इम्प्रॉपर क्वांटिटी में ले रहे हैं और बिना ज़रूरत के ले रहे हैं, आपको नुकसान करेंगे। लेकिन कभी कभी सुपरवाइज्ड, गार्डेड और सुपरवाइज तरीके से जब आपको इंडिकेटेड है मेडिकली, अगर आप तब सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आज इंडिया में प्रॉब्लम है, हमारे देश में प्रॉब्लम है, बड़ी क्या है कि ईजी अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी, और लोग सस्ता सप्लीमेंट लेके अपनी बॉडी को जल्दी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये सप्लीमेंट्स हमारे हार्ट को, आर्टरीज़ को, ब्लड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी कोगुलेशन सिस्टम को इम्प्रॉपर कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, कहीं ना कहीं हार्ट की मसल्स को डैमेज हो सकता है। इसलिए हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, एंड गाइडलाइंस भी रिकमेंड करती हैं, डिस्करेज करती हैं कि कभी भी सप्लीमेंट्स को अननेसेसरी आप उसको ना लें। पोस्ट कोविड केसेस में किस तरह के केसेस देखे गए हैं कार्डियक अरेस्ट के? बताया जा रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। पोस्ट कोविड के अंदर जो कोगुलोपैथीज़ हैं, यानी आर्टरीज़ के जो ब्लड का थिकनिंग है, वो सब सिग्निफिकेंटली हायर देखा गया। इसी कारण कोविड की वजह से डायरेक्ट डैमेज मसल पर नंबर 1, कोविड की वजह से कोलैटरल डैमेज यानी बाकी चीज़ों का अफेक्ट होने के कारण, आर्टरीज़ के अंदर कोगुलेशन ज़्यादा होने के कारण, आर्टरीज़ की ब्लॉकेज ज़्यादा होने के कारण तो हार्ट अटैक हो सकता है। और तीसरा, धड़कन भी एबनॉर्मल होने के कारण पोस्ट कोविड एरा में ये देखा जाता है। तो इसको कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम और पोस्ट कोविड सिंड्रोम। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमने पहले भी दिखाया था कि इको इनका नॉर्मल होगा, लेकिन सब क्लिनिकल जब हम इनका इको देखते हैं स्पेशल टिश्यू डॉक्टर के द्वारा, तो देखा जाता है इनके हार्ट पे ऑलरेडी डैमेज है। अब लॉन्ग टर्म फॉलोअप के बाद हमें पता लगेगा कि क्या ये इफेक्ट रहता है या ये चला जाता है। एक आखिरी सवाल, जब लोग ट्रेडमिल पे चलते हैं तो किस तरीके से हार्ट बीट करता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो कार्डियक अरेस्ट आता है? क्या इसको एक बार देखिए, ट्रेडमिल पर से चलने से ऐसा नहीं कि ट्रेडमिल चलने से कार्डियक अरेस्ट आता है। जब भी आप चलेंगे, ट्रेडमिल छोड़िए, आप पहाड़ पर जा रहे हैं, ऊंची चढ़ाई पर जा रहे हैं, वो क्या, वो ट्रेडमिल है आपके लिए नॉर्मल। आप उस पर चढ़ेंगे तो आपकी धड़कन भी बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। अब वो स्ट्रेस को यदि आप नेचुरली और नॉर्मली आप उसको क्रिएट करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिकली क्रिएट करते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसको टॉलरेट कर पाते हैं। लेकिन सडनली जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपको डैमेज होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो जाएंगे। तो ट्रेडमिल पर से नुकसानकारक नहीं है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट तरीके से की गई सडनली वेलोसिटी को बढ़ा देना, स्लोप को बढ़ा देना, इंटेंसिटी को बढ़ा देना, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर लेना, वो हमको नुकसानकारक कर सकता है। वो हमारी ऑलरेडी अगर सबस्ट्रेट कहीं पर एग्जिस्ट करता है, वो हमें अरेस्ट कर सकता है। एक एज फैक्टर के बाद किस किस तरह के टेस्ट ज़रूरी हैं जो नॉर्मल इंटरवल पे कराते रहने चाहिए? देखिए, यदि आप 25-30 साल से ऊपर हैं, आजकल के माहौल को देखते हुए मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि लाइफस्टाइल को ज़रूर बैलेंस रखिए। अपना ब्लड टेस्ट लाइक ब्लड शुगर है, अपना हीमोग्लोबिन है, अपना कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल है, इसको आप रेगुलरली कराइए। एनुअली ईसीजी और इको एक बारी करा के बेसलाइन रखिए। अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए अगर फैमिली हिस्ट्री रही है, और अगर कहीं पे भी कोई सिम्टम है तो ट्रेडमिल टेस्टिंग ऐसी टेस्ट को आप करा सकते हैं। इन सबको कराने से हम अपने बैलेंस मेटाबॉलिक और हार्ट के पैरामीटर्स को बैलेंस में रख सकते हैं, और वो हमको सिग्निफिकेंट बेनिफिट दे सकते हैं।